नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं अतुल अग्रवाल। इस वक्त की हेडलाइंस जो हैं वो सबसे पहले आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया पठानकोट एयरबेस का मुआयना, सेना के जवानों का बढ़ाया हौसला, हासिल की आतंकी हमले से जुड़ी जानकारियां। डीयू में विवाद के बीच राम मंदिर सेमिनार में बोले सुब्रमण्यम स्वामी, अगर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जिंदा होते तो अभी तक बन चुका होता राम मंदिर। अरविंद केजरीवाल और कीर्ति आजाद के खिलाफ मानहानि का मुकदमा, डीडीसीए ने दिल्ली हाई कोर्ट में किया 2.5 करोड़ रुपए का दावा। दुनिया के सबसे ज्यादा टाइगर कॉर्बेट रिजर्व में साल भर में 50 टाइगर बढ़े, संख्या हुई 215। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी चोट की वजह से ऑस्ट्रेलिया के दौरे से हुए बाहर, स्विंग गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को मिला मौका। और सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने जीता ब्रिस्बेन इंटरनेशनल वीमेंस खिताब। एंजेलिक कर्बर एंड्रिया पेटकोविक को 7-5, 6-1 से हराया। जी तो सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, पठानकोट आतंकवादी हमले के एक हफ्ते बाद आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उस एयरबेस का दौरा किया जहां पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने हर उस जख्म को करीब से महसूस करने की कोशिश की जो पाकिस्तानी आतंकवादियों ने देश को दिए, मगर इस संवेदनशील मुद्दे पर अब राजनीति भी थमने का नाम नहीं ले रही। पठानकोट एयरबेस में पीएम नरेंद्र मोदी, वजह पिछले हफ्ते हुआ आतंकी हमला। पाकिस्तान से आए 6 आतंकियों ने किस तरह से गोलियां बरसाई, कहां धमाके किए, घटना की गवाह हर जगह पर पहुंचे पीएम। सुरक्षा कर्मियों ने नक्शे के जरिए एयरबेस में घुसने के आतंकियों के रास्ते को दिखाने की कोशिश की। पीएम ने इस बात को भी जाना कि आर्मी, एयरफोर्स और एनएसजी के जवानों ने किस तरह से सभी 6 आतंकियों को मारा। इस मुठभेड़ में 7 जवान शहीद हो गए। अब जब सरकार पाकिस्तान को सबूत सौंपकर कार्रवाई की मांग कर रही है तो कभी मोदी जी के करीबी रहे योग गुरु रामदेव ने ही सवालिया निशान खड़े कर दिए। प्रोटेक्शन की कंडीशन में नहीं, अटैक की होना चाहिए, तभी हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। पाकिस्तान के सामने हम सबूत पेश करें, ये तो बुज़दिली है। पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएं कि वो सबूत मांगना भूल जाए। एक ओर पीएम आतंकी हमले के हर जख्म को देखकर पाकिस्तान को लेकर अपनी रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे थे, दूसरी ओर विरोधी कांग्रेस ने पाकिस्तान नीति को लेकर हमला करना शुरू कर दिया। Well, the Pakistanis are not interested in peace. The government of India should realize that we've been trying it for the last 36 years. It's not worked. लेकिन पीएम के पठानकोट दौरे ने पाकिस्तान पर दबाव जरूर बढ़ाया होगा और शायद भारत की भविष्य की रणनीति पर नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने जाने से पहले एक अनौपचारिक बैठक भी हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने बैठक में ये जानने की कोशिश की कि आखिर इस हमले के बाद किस तरह के सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं ताकि भविष्य में ऐसा हमला ना हो। कैमरा पर्सन नारायण दत्त के साथ दीपक खजूरिया, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, पठानकोट। उधर अमेरिका ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपना वायदा पूरा करे। इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक संदेश जाएगा। वहीं इस मसले पर अब देश में सियासत भी तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर अमेरिका के सामने घुटने टेक देने का इल्जाम लगा दिया, जबकि पठानकोट एयरबेस पर हमले के मास्टरमाइंड आतंकवादी अजहर मसूद ने ऑडियो टेप जारी कर भारत और पाकिस्तान सरकारों की खिल्ली उड़ाई है। वक्त आ गया है, पाकिस्तान आतंकियों पर कार्रवाई करे, आतंक में भेद नहीं करने का वादा पूरा करे और पठानकोट हमले के साजिशकर्ताओं को कानून के सामने पेश करे। ये मांग अब भारत की ही नहीं रही, अमेरिका ने पाकिस्तान से ये मांग उठा दी है। पाकिस्तान ने कहा था कि वे जांच करेंगे और हमें चाहिए कि उन्हें ये प्रक्रिया पूरी करने दें, लेकिन निश्चित तौर पर हम देखना चाहते हैं कि जल्द से जल्द साजिशकर्ताओं को सजा दी जाए। वहीं अमेरिका के इस बयान के बाद भारत में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है, अगर अमेरिका इतना उसमें रुचि ले रही है तो इससे एक बात साफ होती है कि शायद जिस प्रकार से अफगानिस्तान से वे पाकिस्तान पहुंचे थे तो अमेरिका का ही
प्रभाव रहा होगा जिसकी वजह से उन्होंने ये दौरा वहां का किया था। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की अमेरिकी उम्मीद पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसा इसलिए भी है कि जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मौलाना मसूद अजहर ने खुलेआम ऑडियो क्लिप जारी कर पाकिस्तान सरकार से सवाल किया है। पाकिस्तान के हुक्मरान भारत के इल्जाम के सामने क्यों झुकते हैं, क्यों शर्माते हैं? ये वही मसूद अजहर है जिसे भारत सरकार ने कंधार विमान अपहरण के बाद रिहा किया था। 13 मिनट के टेप में अजहर ने कुछ इस तरह भारत का मजाक उड़ाया है। बुरी तरह मारे गए। पहले उन्होंने कहा कि 6 मुजाहिदीन थे, फिर कहा 5 और फिर 4। इतने बड़े देश की आंखों में आंसू है। कायरों की तरह वे उंगली उठा रहे हैं। आतंकवाद पर तमाम इल्जामों के बीच से बच निकलते रहे पाकिस्तान पर कार्रवाई का ऐसा दबाव पहले कभी नहीं था। देखना यह है कि भारतीय कूटनीति इस दबाव को किस तरह आगे बढ़ाती है। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। उधर दिल्ली विश्वविद्यालय में आज जमकर घमासान हुआ। वजह बना अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर सेमिनार का आयोजन। इसके कर्ता धर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के नेता और वरिष्ठ वकील सुब्रमण्यम स्वामी। आइए आपको दिखाते हैं कि डीयू में राम के नाम पर आज क्या क्या हुआ। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की तल्खी जग जाहिर है। डीयू कैंपस में दोनों पार्टियों के छात्र विंग में भिड़ गए। राम मंदिर को लेकर चल रहे सेमिनार का एनएसयूआई के छात्रों ने विरोध किया तो विद्यार्थी परिषद ने भी मोर्चा संभाल लिया। सुब्रमण्यम स्वामी का एक प्रोग्राम है जो आर्ट फैकल्टी में जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनके विरोध में ये लोग नारे लगाए जा रहे हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी जो वापस हैं और ये विद्या का मंदिर है, यहाँ पर इस तरह के काम न करें। बाहर हंगामा बरपा रहा तो सेमिनार में पहुंचे बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राम मंदिर पर एक नई थ्योरी दे दी। सोनिया गांधी तो पक्का क्रिश्चियन है। 1989 के चुनाव में उन्होंने फैजाबाद से भाषण दिया कि राम राज्य होना चाहिए हमारी लक्ष्य, और उसी दिशा में बढ़ रहे थे। और यदि दोबारा आते जीतकर और ये लिट्टे उनकी हत्या नहीं करती तो निश्चित तौर पर वो राम मंदिर बनाते। कांग्रेस ने स्वामी की राय को खारिज किया तो दूसरे स्वामी यानी रामदेव एक विवादित टिप्पणी के साथ सामने आए। ये एक सर्वविदित सत्य और ऐतिहासिक तथ्य है कि अयोध्या में प्रॉफेट मोहम्मद साहब तो नहीं, राम ही पैदा हुए थे। The danger that they will utilize the upcoming UP elections next year to polarize the votes on a communal basis. मंदिर पर सेमिनार का आयोजन अरुंधति वशिष्ठ अनुसंधान पीठ ने किया, जिसके अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी हैं। कार्यक्रम तय होने के साथ ही छात्रों के एक धड़े ने इसका विरोध शुरू कर दिया था। लेकिन डीयू प्रशासन ने ये कहते हुए अनुमति दी कि ऐसे किसी भी कार्यक्रम के लिए किराए के एवज में सेमिनार हॉल दिए जाते रहे हैं। यहाँ पे सांप्रदायिक दंगा करवाने की जो राजनीति है, मंदिर मस्जिद का जो झगड़ा है, उसको कैंपस में लाने की जो कोशिश है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। शिक्षा के नाम पे राजनीति और धर्म और सांप्रदायिकता के नाम पे तो बिल्कुल नहीं। बाकी और मुद्दे हैं जिन पे बीजेपी को काम करना चाहिए, जो बिल्कुल नहीं कर रहे। कॉलेजों में आप सीट बढ़ाने की बात करिए, आप यहाँ पे कॉलेज बढ़ाने की बात करिए, ना कि यहाँ पे संप्रदाय फैलाने की बात करिए। इससे स्टूडेंट को क्या शिक्षा मिलेगी? अमर सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के मुद्दे पर सियासत का पारा भी चढ़ने लगा है। एक तरफ जहां राम मंदिर बनाने को लेकर फिर से तमाम दावे और वायदे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इन दावों को उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। यानी राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर देश की राजनीति की धुरी बनता दिखाई दे रहा है। मगर कैसे, आइए हम आपको ये समझाते हैं। राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर तब गरमाना शुरू हुआ जब विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में शिला पूजन और पत्थर तराशने का काम शुरू किया। इसके साथ ही मंदिर बनाने को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। बीजेपी नेता श्री सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अगस्त से सितंबर तक कोर्ट का फैसला आ जाएगा और दिसंबर से राम मंदिर बनाने का काम शुरू हो जाएगा।
जबकि बीजेपी नेता श्री विनय कटियार ने मोदी सरकार के कार्यकाल में मंदिर निर्माण पूरा होने की बात कही है। अदालत के माध्यम से हो या बातचीत के माध्यम से हो या संसद के द्वारा हो, ये 3 ऑप्शन हैं। अब इन तीनों ऑप्शनों में से किसी एक द्वारा राम मंदिर निर्माण ये जरूर होगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने मान लिया है यही राम की जन्मभूमि है। शीघ्र ही बन जाएगा, क्योंकि बाकी सारे सामग्री तैयार है, उसको सिर्फ फिट करना है और कुछ नहीं करना। जैसे अक्षरधाम बनी है वैसे ही उसको प्री फैब्रिकेटेड जैसा वो मंदिर बन जाएगा। संघ प्रमुख श्री मोहन भागवत की नजर में राम मंदिर का निर्माण दिवंगत अशोक सिंघल को सच्ची श्रद्धांजलि है और उनका खुद का भव्य लक्ष्य भी। मंदिर बनने की लड़ाई, वो भव्य मंदिर के लिए रचना करनी है। बीजेपी सांसद श्री साक्षी महाराज 2019 के आम चुनाव से पहले राम मंदिर का सपना देख रहे हैं, तो गोरखपुर से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ का दावा है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को कोई रोक नहीं सकता। मुद्दे को हवा संसदीय कार्य मंत्री श्री वेंकैया नायडू ने भी दी। सभी देशवासी राम मंदिर चाहते हैं देश में, कहां कैसा वो विषय ऐसा है, कहां कैसा कब। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की नजर में मंदिर मुद्दा महज बीजेपी का सियासी एजेंडा है, तो कुछ ऐसी ही राय बाबरी मस्जिद मामले में पक्षकार हाशिम अंसारी की भी है। लेकिन मंदिर के पैरोकारों पर मास्टर स्ट्रोक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मारा। ये भाजपा आरएसएस ये सबका एक नारा है, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं। ये कोई भगवान राम के प्रति श्रद्धा उनके मन में है, ऐसी बात नहीं। टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। उधर फिल्म एक्टर आमिर खान को अतुल्य भारत विज्ञापन से हटाने का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने तो सियासी बयानबाजी करने वाले अभिनेताओं को चुनाव लड़ने की भी खुली चुनौती दे दी। उमा भारती ने मंत्रालयों में फैली लाल फीताशाही पर भी निशाना साधा है। और ये जो फिल्म स्टार है ना, ये बिगड़ गए हैं। इनको ये लगने लगा है कि अब हम पॉलिटिक्स करें, तो ये सिनेमा का काम छोड़ें और चुनाव लड़ें और लोगों को फेस करें। अब सिनेमा तो इनका सब कोई देखता है, हम भी देखते हैं, तो इसलिए मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप नॉन पॉलिटिकल रह करके समाज सेवा करो, और अगर पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना है तो सीधे सीधे आओ चुनाव के मैदान में और चुनाव लड़ो। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता आपके कि हमको इच्छा होती है हम करें, हम रिजल्ट ना आए, करने में क्या दिक्कत है बोलो, और अचानक एक ठंडा सा आदमी आपके सामने बैठ जाता है बर्फ की शिला, यस सर कहता हुआ, और वो फाइल ले आता है। फिर वो कहता है अभी एफए को पूछना पड़ेगा, फिर एफए कहता है कि ये तो मेरे को ठीक से थोड़ा नीचे डायरेक्टर से पूछना पड़ेगा, फिर डायरेक्टर कहता है कि इसमें एक पेपर की कमी रह गई है, फिर वो जहां कमी रह गई है वो कहता है कि देखिए नीचे से वो स्टेट से थोड़ा ऐसा नहीं आया है, फिर मेरे सिर घूमने लग जाता है। मैं आपको सच्ची बताऊंगा। उधर सीमा पार पाकिस्तान से वतन वापसी के बाद मध्य प्रदेश के इंदौर में रह रही गीता के एक और दावेदार सामने आ गए हैं। ये दावेदार हैं भोपाल के रंजीत सिंह। रंजीत सिंह की अगर माने तो गीता उनकी गुम हुई बेटी है और वो इसके लिए डीएनए टेस्ट कराने को भी तैयार हैं। भोपाल के बरखेड़ी माता मोहल्ला में इसी घर में रंजीत सिंह अपनी पत्नी मायाबाई के साथ रहते हैं। किराए का घर है, बस यही कमरा इनका सब कुछ है। रंजीत सिंह के 4 बच्चे हुए, 2 लड़का और 2 लड़की, 2 बेटियां और 1 बेटा गुम हो चुका है। बड़ी बेटी का नाम प्रीति था जो 1989 में बिछड़ गई। कहानी ठीक गीता के बिछड़ने की तरह है। मां पानी लेने के लिए स्टेशन पर उतरी, तभी ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली और वो बिछड़ गए। पानी लेके आने लगे तो देख रहे हैं रेल जाने लगी तो हम गिर पड़े, तो हमारी पानी की बोतल भी गिर पड़ी और रेल चल दी, बहुत तेज रेल चल दी और पानी की बोतल उधर नीचे चली गई पटरी के नीचे रेल के, और हम देख रहे हैं रेल चल दी। अब हमारी बच्ची को कैसे, हम रोते रहे, परेशान हो गए, गिरे। अपनी बेटी को खोजने के तमाम प्रयास विफल हो गए। इसी बीच उन्हें गीता के बारे में पता चला और वो गीता से मिलने इंदौर भी पहुंच गए, जहां उनकी शिकायत ले ली गई है। अब वो डीएनए टेस्ट भी कराने को तैयार हैं। अगर हमारी बेटी है तो जरूर कराएंगे साहब, हम सब, हमारे पास जो सबूत है हमने पेश कर दिए हैं वहाँ पे भी। डीएनए टेस्ट वगैरह कराओगे? जी हाँ कराएंगे, डीएनए टेस्ट भी कराएंगे और जो बोलेंगे वो भी कराने को तैयार है हम।
लेकिन इस पूरे मामले में एक तथ्य और भी है कि दावेदार महिला के मुताबिक उसकी बेटी जब लापता हुई तो थोड़ी बहुत बोलती भी थी, लेकिन गीता बोलती नहीं है। बहरहाल डीएनए टेस्ट से ही मामले की तह तक पहुंचा जा सकता है। अगर इस दंपत्ति के दावे पर भरोसा किया जाए तो गीता इनकी बेटी है और जिसके लिए वो तमाम सबूत देने को भी तैयार है। अब देखना यह है कि सबूत मां बेटी को मिलाने में कितना कारगर साबित होते हैं। कैमरामैन संजय गिल के साथ संजीव कुमार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, भोपाल। और अब खबर मुंबई से आ रही है। अभिनेत्री राखी सावंत के भाई राकेश सावंत को मुंबई के ओशिवारा पुलिस थाने में बीती रात एक टेलीविजन अभिनेत्री रितु खन्ना के साथ बदसलूकी और धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और फिर निजी मुचलके पर छोड़ भी दिया गया। रितु खन्ना ने राकेश सावंत पर गंभीर आरोप लगाए हैं, मगर राकेश ने सभी आरोपों को मनगढ़ंत और पब्लिसिटी स्टंट करार दिया है। जानी मानी टीवी एक्ट्रेस रितु खन्ना ने राखी सावंत के भाई राकेश सावंत के खिलाफ अश्लील हरकतें करने, बदसलूकी करने और धमकी देने का आरोप लगाया है। रितु खन्ना ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद मुंबई की ओशिवारा पुलिस ने राकेश सावंत को गिरफ्तार कर लिया। रितु के मुताबिक एक कॉफी शॉप में वो अपने एक दोस्त के साथ बैठी हुई थी जब उनके साथ अश्लील हरकत की गई। रात के करीब 11:15 बजे मैं और मेरे मंगेतर हैं रोहित कपूर, वो हम लोग गए थे कॉफी पीने। वहाँ जब हम एंटर हुए तो वहाँ पर ऑलरेडी एक डिस्प्यूट चल रहा था। ये लड़की कह रही थी कि ये जो बाहर लोग पी रहे हैं, दे वर ऑल ड्रिंकिंग, बाहर वो पी रहे थे सब लोग। वो आदमी लिटरली मुझे स्टेयर कर रहा था गंदी नजरों से और उसके दोस्त मुझे देखकर हंस रहे थे। मैंने अवॉइड किया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं, लोगों की आदत है, फितरत है आदमी की। उसके बाद फोन लिया, अपना मोबाइल लिया और मेरे चेहरे की तरफ लेकर पूरा कैमरे, मतलब जैसे मेरी फोटो को क्लिक करता है जैसे उस तरीके से मेरे फेस पर क्लिक कर करके हंस रहे हैं, फ्रेंड्स को दिखा रहे। शिकायतकर्ता अभिनेत्री झांसी की रानी, मैं लक्ष्मी तेरे आंगन जैसे मशहूर टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी हैं। अपने साथ हुई इस घटना से ये बेहद आहत हैं। हालांकि पुलिस की गिरफ्तारी और फिर जमानत मिलने के बाद राकेश सावंत ने खुद को बेकसूर और निर्दोष बताया। मैं एक मैच्योर्ड आदमी हूँ। मैं एक कला केंद्र के क्षेत्र से हूँ जहाँ पर हम मैसेज देते हैं और ये शोभा नाम मुझे देता है। और जहाँ तक रहा सवाल राखी का, ना खींचिए, ना राखी को आगे कर मेरे नाम को और राखी के नाम को बदनाम किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल के बच्चे हैं जो कोशिश करते हैं कि थोड़ी सी पब्लिसिटी के लिए अपनी गेन कर ले। रितु खन्ना के साथ हुई इस घटना से साफ है कि ऐसी घटनाओं में तेजी आती जा रही है। विनय दुबे, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मुंबई। और सेल्फी खींचने के क्रेज ने एक बार फिर किसी की जान ले ली है। ताजा मामला मायानगरी मुंबई का है, जहां तरन्नुम नाम की एक लड़की सेल्फी लेते हुए पानी में जा गिरी। उसे बचाने के लिए एक युवक रमेश पानी में गया और उसकी भी पानी में डूबकर मौत हो गई। दरअसल बैंगनबाड़ी में रहने वाली 3 छात्राएं जो कॉलेज में पढ़ती थीं, वो पिकनिक मनाने के लिए बैंड्रा बैंड स्टैंड पर गई थीं। 18 वर्ष की तरन्नुम पानी के पास सेल्फी ले रही थी। हाई टाइड की वजह से अचानक लहरें जो हैं तेजी से आईं, तरन्नुम का पैर फिसला और वो पानी में जा गिरी। मौके पर मौजूद रमेश नाम के एक युवक ने तरन्नुम की जान बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी, लेकिन वो खुद भी पानी में डूब गया। मौके पर बांद्रा पुलिस पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए गए हैं। 3 लड़कियां फोटो खींचते हुए समुद्र में डूब गई है। कोशिश जारी है। उसमें जो रमेश करके यहाँ एक बहुत बहादुर इंसान था, उनने 2 जन को बचाया। तरन्नुम करके लड़की है, अभी तक मिली नहीं है, और रमेश उनको बचाने में वो भी लापता हुआ है। फायर ब्रिगेड यहाँ आई है, पुलिस है, स्थानिक लोग है, कोशिश जारी है दोनों को ढूंढ निकालने के लिए। खबर बिहार से है। बिहार के हाजीपुर में एक दारोगा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एएसआई अशोक राय लालगंज थाने में तैनात था। अशोक राय को 3 से 4 गोलियां लगी हैं, जिसके बाद उनकी मौके पर ही जान चली गई। हमलावर दारोगा की सर्विस रिवॉल्वर भी लेके भाग गए हैं। और हाजीपुर से ही दूसरी खबर भी है। हाजीपुर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब 2 बेखौफ बदमाश एक निजी क्लिनिक के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। फायरिंग की वजह से क्लिनिक में मौजूद स्टाफ, मरीज और तीमारदारों के बीच में दहशत फैल गई।
फायरिंग से क्लिनिक के शीशे भी टूट गए। पूरी वारदात क्लिनिक में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वहीं क्लिनिक के डॉक्टर ने आशंका जताई है कि नंबर लगाने के विवाद के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया हो सकता है। खबर यूपी से है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में खाकी के डर से 14 साल के बच्चे की जान चली गई है। यह घटना कोतवाली देवा क्षेत्र में ग्राम प्रधान चुनाव में मिली हार की रंजिश को लेकर हुई है। ग्रामीणों की अगर माने तो गांव में सपा विधायक सुरेश यादव के करीबी शिवनाथ यादव को चुनाव में हार मिली, जिसके बाद उन्होंने चुनाव में जीते ग्राम प्रधान के समर्थकों पर फर्जी मारपीट करने का मुकदमा दर्ज करवाकर उन पर पुलिसिया तांडव शुरू करवा दिया। पुलिस ने इन लोगों पर पहले तो डंडे बरसाए, जिसके बाद बंदूक का खौफ दिखाया। गोली के डर से 4 लोग तालाब में कूद गए, जिसमें 3 लोग तैरकर बाहर निकल आए, लेकिन 14 वर्ष के अंकित की तालाब में डूबकर जान चली गई। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। पीड़ित परिवार वालों को मुख्यमंत्री राहत कोष से मदद का भरोसा दिलाया गया है। रुक जा भागो मत। तो पुलिस वाले और उनके सोनाथ प्रधान सब डंडा लेके रह गए, तो तालाब में कूद पड़े लड़के। तो भागते हुए इतने थक गए थे कि हमने चिल्लाते इतना चिल्ला के मत कूदो, लेकिन वो डर के हमारे तालाब में कूद गए। तो 2 लोगों को 3 लोगों को हमने बचा लिया और ये लड़का उसी में डूब गया। और गरीब परिवार है, जितना भर से सहायता मिल पा रही है हम लोग कराने का प्रयास कर रहे हैं। गरीब परिवार है, सभी तरह से पात्र दिख रहा है। जांच करवा के जो जमीन यहाँ अवेलेबल होगी कृषि और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ के तहत भी हम लोग सहायता दिलवा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री विभिन्न पोस्ट से भी हम रिकमेंड करके इनसे दे रहे हैं। हम लोग का पूरा प्रयास है कि अधिक से अधिक इसको सहायता दें। और अगर आप HMT की घड़ियों के शौकीन रहे हैं तो आपके लिए जो खबर हम दिखाने जा रहे हैं वो अच्छी कतई नहीं है। उत्तराखंड के रानीबाग स्थित HMT घड़ियों को बनाने वाली फैक्ट्री पर ताला लगा दिया गया है और इससे वहां काम करने वाले कर्मचारियों में काफी ज्यादा गुस्सा देखा जा रहा है। ये कर्मचारी केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। मुस्कुराती घड़ी, खूबसूरत घड़ी, इरादों की घड़ी, राष्ट्र के समय प्रहरी। लेकिन राष्ट्र का समय प्रहरी थम गया। समय कभी नहीं थमता, लेकिन इस समय को बताने वाली घड़ी HMT का प्रोडक्शन अब बंद कर दिया गया है। इस ऐड के साथ साथ अब HMT की घड़ियां भी बीते वक्त की बात रह गई हैं। खुशियों की घड़ी, हमारे धड़कनों में बसी, राष्ट्र के समय प्रहरी HMT। लेकिन इस घड़ी को बने कर्मचारी पहुंचने लगे हैं। और में तो 1 साल 30 लाख घड़ियों तक का रिकॉर्ड कारोबार किया गया। लेकिन कभी लोगों को रेस में सबसे आगे रखने की प्रेरणा देने वाली HMT की घड़ियां आधुनिकता के रेस में पीछे छूटती चली गईं। ये बहुत बड़ा एक झटका ये कर्मचारियों के लिए है, क्योंकि पूरी तरुणाई कर्मचारियों ने इस उद्योग को लगाई। आज जब आदमी 50 से 55 साल की उम्र में पहुंच गया है, उस समय इस उद्योग को बंद करना ये कर्मचारियों के हित में नहीं है। बहरहाल लोगों के हाथों के जरिए उनके दिल से जोड़ने वाली घड़ियां अब नहीं बनेंगी। पुरानी पीढ़ी के इमोशन के साथ साथ फैक्ट्री के कर्मचारियों पर असर पड़ना लाजमी भी है। किरण कांत, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, देहरादून।
और राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से विश्व पुस्तक मेला शुरू हो गया है। पुस्तक मेला 17 जनवरी तक चलेगा। 9 दिनों तक चलने वाले मेले में आयोजकों को 15 लाख से ज्यादा लोगों की शिरकत करने की उम्मीद है। एशिया के इस सबसे बड़े पुस्तक मेले में इस बार खासी धूमधाम रहेगी। इस बार पुस्तक मेले की थीम भारत की सांस्कृतिक विरासत रखी गई है। चीन इस मेले का अतिथि देश है। दिल्ली मेट्रो के 47 स्टेशनों से सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक पुस्तक मेले के टिकट खरीदे जा सकेंगे, जबकि प्रगति मैदान स्टेशन से जो टिकट हैं वो सुबह 10 बजे से मिलना शुरू होंगे। खबर गुजरात से है। गुजरात के सूरत में इंटरनेशनल पतंगबाजी फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए देश भर के पतंगबाजों के अलावा 31 देशों के प्रतिभागी सूरत पहुंच गए हैं। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन सूरत में किया गया है और तापी नदी के खूब मनोरम किनारे के ऊपर आज लगभग 10 देशों से आए हुए 26 से ज्यादा काइटिस्ट हैं। उसके अलावा देश के सभी राज्यों से आए हुए, अलग अलग भागों से आए हुए, प्रांतों से आए हुए जो नेशनल काइटिस्ट हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी, तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तरह तरह की जो पतंगे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो काइटिस्ट हैं वो लेकर आए हैं। और देखिए, शानदार अंदाज में जो पतंगे हैं वो रंग बिरंगी पतंगों से जो आसमान है वो सजा हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाजी उत्सव साल 2016 ये शुरू हो चुका है सूरत में, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो प्रतिभागी हैं वो भी सम्मिलित हो रहे हैं। और देश भर से एक से बढ़कर एक जो धुरंधर पतंगबाज हैं, खैर वो तो शामिल हो ही रहे हैं। Oh, yeah.